नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 बजे की कड़क खबरों में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अशोकनगर की खबर के साथ। 3 तलाक का मामला सामने आया है। पत्नी को डाक से 3 तलाक दिया गया और ये पेपर भी थाने लेकर पीड़िता पहुंची है। आरोपी पति पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आरोपी आदिल शिवपुरी जिले का निवासी है। अशोकनगर जिले में पहला 3 तलाक का मामला सामने आया है और इस पर कानून बनने के बावजूद भी अभी भी 3 तलाक कहकर तलाक दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान पीड़िता ने थाने में केस दर्ज कराई है। अशोकनगर में 3 तलाक का मामला सामने आया और पत्नी को डाक से पति ने 3 तलाक भेजा है कहकर कि वो तलाक दे रहा है। 3 बार तलाक लिख दिया था। क्या कारण क्या है इसके पीछे? क्या वो पहले परेशान करते थे, क्या करते थे? मैं शादी से गई तब से मुझे मेरे सास ससुर, मेरे पति और देवर ये सब बहुत परेशान करते थे। क्या कहते थे? मतलब जी हम करवाएंगे वो ही करना पड़ेगी, हम रखेंगे वैसे ही रहना पड़ेगी तुझे, नहीं तो हम नहीं रखेंगे। धमकी दिया करते थे कि हम नहीं रखेंगे तुझे, हम तलाक दे देंगे। कहते थे तेरे पापा से पैसे लेके आ। पैसे लाने की बोलते थे। उनने बाई पोस्ट इनको एक तलाकनामा भेजा है, जिसमें इनके द्वारा 3 डेट में अलग अलग दिनांक में 3 बार तलाक है का एक वो लेख किया गया है उसमें, जिस पर से ये उपरोक्त मामला मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम के तहत 2019 के तहत में ये अपराध पाया गया है, जिस पर से इनके जो जिन व्यक्ति के नाम बता रही है पीड़िता, उनके खिलाफ ये मामला पंजीकृत किया जा रहा है। समीर संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। समीर, इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है? पति जिसने 3 तलाक एक चिट्ठी में लिखकर भेज दिया, उस पति की क्या जांच हो सकी है और उसको क्या अभी गिरफ्तार किया जा चुका है? जी, मैं आपको बता दूं, ये कल एफआईआर थाने में दर्ज हुई है। अशोकनगर जिले के देहात थाना गांव क्षेत्र की महाना गांव में रहने वाली महिला ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की कि उसके पति ने उसे 3 तलाक का एक नोटिस पत्र लेटर भेजा है, जिसको लेकर वो थाने पहुंची और थाने पर आरोप लगाए। वहीं जो तलाकनामे में जो आरोप दर्ज किए गए हैं वो आरोप ये है कि महिला अपने पति को और परिवार को अच्छे से नहीं रखती है, वह काम नहीं करती है। तो वहीं महिला का जो कहना है, उसके पति के ऊपर मारपीट के आरोप लगाए हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर देहात पुलिस ने एफआईआर दर्ज तो कर ली है। फिलहाल अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। पुलिस ने पति सहित 2 अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की है, जिन्होंने तलाकनामे पर साइन किए। बहुत शुक्रिया समीर जानकारी साझा करने के लिए। तो आरोपी पति पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 3 तलाक का यह मामला अशोकनगर से पहली बार सामने आया है, जहां एक पति ने चिट्ठी में पत्नी को 3 तलाक लिखकर दे दिया और अब पत्नी न्याय की गुहार लगाते दर-दर भटक रही है। इंदौर में एक ऐसे लुटेरे की तलाश हो रही है जो रेनकोट पहनकर आया, जिसके कंधे पर राइफल थी। लुटेरे के निशाने पर था बैंक। रेनकोट और मास्क पहनकर लुटेरा बैंक में दाखिल हुआ। फिर सुनाई दी ठाएं ठाएं की आवाज। फिल्मी स्टाइल में यह वारदात हुई। सीसीटीवी में कैद है रेनकोट वाले लुटेरे का सुराग। आखिर लाखों की लूट करने वाला ये लुटेरा कौन है? मिनी मुंबई में दिन दहाड़े ठाएं ठाएं, चेहरे पर मास्क, कंधे पर राइफल। शूटआउट एट बैंक, रेनकोट में रॉबरी। रेनकोट में वो कौन था? रेनकोट, कंधे पर राइफल, चेहरे पर मास्क और पीछे बैग। इस हुलिये वाले शख्स की इंदौर पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है, जिसने दिन दहाड़े मिनी मुंबई यानी इंदौर में बैंक में लूट की वारदात की, वो भी फिल्मी स्टाइल में। सीसीटीवी की नजर से देखिए, रेनकोट पहना यह शख्स बैंक के बाहर बाइक खड़ी करता है। वक्त हो रहा था यानी 4:36 पर बैंक से लुटेरा बाहर आया। सर मैं सामने नारियल पानी बेच रहा था,
वहाँ से गोली चलने की आवाज़ आई, तो मैं वहाँ से देख रहा था सर, तो एक व्यक्ति जिसके कंधे पे बंदूक थी और बैग वैग रखा था, वो गाड़ी पे आया बाइक पे और बाइक लेके निकल गया सर। इंदौर के विजयनगर के स्कीम नंबर 54 का पंजाब नेशनल बैंक इस लुटेरे के निशाने पर था। बैंक में बैंक कर्मी और 3 ग्राहक मौजूद थे। शुरुआती तफ्तीश में ये बात सामने आ रही है, दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की। बैंक में शूटआउट से सबके होश उड़ गए। पहले फायरिंग, फिर फिल्मी स्टाइल में लुटेरे ने बैंक मैनेजर से कहा, बैग में पैसे भरो। एक संदिग्ध सिक्योरिटी गार्ड के हुलिये का एक व्यक्ति आया है, जिसके पास में सिक्योरिटी गार्ड वाली जो बंदूकें होती हैं, वो बंदूक लेकर के बैंक में घुसा है। बैंक में घुसने के बाद में उसने लोगों से डिमांड किया है कि जितना भी कैश यहाँ पर दे दिया जाए, और एक हवाई फायर करने के बाद में एक काले कलर के बैग में लगभग 6-6.5 लाख के आसपास का कैश जो है वो लेकर के गया है। लुटेरे ने अपनी पहचान छुपाने के लिए रेनकोट वाला गेटअप रखा। जिस राइफल का इस्तेमाल किया वो लाइसेंसी है। इसमें तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच करके हम लोगों ने जो घटना है उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया है। कुछ एविडेंसेस हमको मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तत्काल इसका जो हुलिया है उसको शेयर किया गया है। सारे शहर में सभी चेकिंग पॉइंट्स को हमने अलर्ट किया है। जल्दी इसकी गिरफ्तारी करी जाएगी। दिन दहाड़े लूट की वारदात लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल यह भी कि आखिर बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था। बैंक में पूर्व से कोई भी सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं था। बैंक की पॉलिसी है कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहता है। लुटेरे के साथ कौन कौन शामिल है, क्या कोई इस लूट का राजदार भी है? सबसे बड़ा सवाल, रेनकोट में ये लुटेरा कौन है? इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंदौर से खबर, जहां कन्या छात्रावास के वार्डन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आदिवासी छात्रावास की छात्राओं ने आरोप लगाया है, वार्डन पर गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों को बुलाने का आरोप लगाया है। साथ में खाना खाने का दबाव भी बनाने का आरोप लगाया है। खाने में नशीली दवा मिलाए जाने का भी आरोप है। वार्डन पर छात्राओं को बाहर ले जाने का भी आरोप है। बता दें कि एसडीएम की जांच में कई और गंभीर लापरवाही मिली है। कलेक्टर ने वार्डन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। महू के चौरल आदिवासी कन्या छात्रावास का यह मामला बताया जा रहा है। इंदौर से खबर, कन्या छात्रावास के वार्डन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आदिवासी छात्रावास की छात्राओं ने आरोप लगाए हैं और वार्डन पर गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों को बुलाने का आरोप है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, नियम और कानून होते हैं गर्ल्स हॉस्टल के कुछ, लेकिन उनको ताक पर रखकर कुछ हरकतें की जा रही हैं। इस पर क्या संज्ञान लिया गया? देखिए, इस पूरे मामले की शिकायत जो है वहीं के रहने वाली 2 छात्राओं ने किया था। जिला प्रशासन तक इस पूरे मामले की शिकायत हुई थी और इस शिकायत की जांच जब महू एसडीएम चरणजीत हुड्डा जी हैं, उन्होंने जिस पूरे मामले की जांच की तो गंभीर लापरवाही जो आदिवासी कन्या छात्रावास है वहां से गंभीर लापरवाही सामने आई। सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे, कई सारे सीसीटीवी कैमरे बंद मिले और इसको ही शिकायत की गई थी। इसको मुख्य आधार बताकर शिकायत की गई थी कि यहाँ पर जब लोग आते हैं, यानी जब पुरुष यहाँ पर आते हैं तो सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए जाते हैं, उनके साथ खाना खाने के लिए दबाव बनाया जाता है। तमाम जो गंभीर अनियमितताएं हैं उसको लेकर आरोप लगे हुए थे। हालांकि कई हद तक बहुत सारी चीजें वहां पे गंभीर लापरवाही के दायरे में मिली। उसके बाद ये जो रिपोर्ट है वो कलेक्टर को एसडीएम के द्वारा पेश की गई। उन्होंने उस रिपोर्ट को सौंपा। उसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। जो वहां की शिल्पा गौड़ जो वार्डन है और वार्डन को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है और वार्डन के खिलाफ छात्रों की नाराजगी सामने है। उनका कहना है कि लोग शिकायत इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो उन्हें डराती थी, धमकाती थी, हॉस्टल से बाहर निकाल देती थी। और ऐसे ही शायद जिन 2 छात्राओं ने शिकायत की, उनका कहना है कि शिकायत के बाद उन्हें भी छात्रावास से बाहर निकाल दिया गया, जबकि नियमों के तहत उन्हें छात्रावास मिला था। और ये वो छात्रावास है जो इंदौर शहर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर महू विधानसभा के चोरल में है। यानी ये ग्रामीण क्षेत्र में बना हुआ आदिवासी कन्या छात्रावास है, लेकिन वहां से एक गंभीर अनियमितताएं का मामला सामने आया जिसमें बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल जो शिल्पा गौड़ है उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जो भी आरोप लगे हैं, छात्राओं ने जो भी आरोप लगाए हैं, उन आरोपों की गंभीरता से जांच चल रही है। कलेक्टर कहना है कि आने वाले समय में जो जांच रिपोर्ट और आएगी, जो अभी लगातार जांच चल रही है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। अगर इसमें गंभीर लापरवाही सामने आएगी तो कार्रवाई और बड़ी की जाएगी। बहुत शुक्रिया मिथिलेश, जानकारी साझा करने के लिए। बिल्कुल कार्रवाई का इंतजार है कि कार्रवाई हो और फिर नियम कानून को जो है ध्यान में रखा जाए।
मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश की आशंका जताई जा रही है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि खंडवा, छिंदवाड़ा, कटनी में तेज बारिश हो सकती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया, यानी कि निवाड़ से लेकर महाकौशल तक बारिश की आशंका। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया एक्टिव होने की वजह से यहां पर तेज बारिश होगी और इस बारिश के ही मद्देनजर मौसम विभाग की तरफ से पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है ताकि लोग सावधान रहें। अगर बहुत जरूरी हो तो ही घर के बाहर निकले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि तेज बारिश के चक्कर में जल जमाव हो जाता है और ऐसे में ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। वासु, क्या जानकारी आपके पास, कहां पर तेज बारिश होने वाली है? क्या अभी तक जितनी बारिश हुई है उससे भी ज्यादा तेज होगी इस बार की बारिश? देखिए, मध्य प्रदेश में जो अब तक का रेनफॉल हुआ है, अगर पूरे प्रदेश की हम बात करें तो एवरेज रेनफॉल जो होना था उससे 4% कम जो बारिश है वो दर्ज की गई है। ऐसे में अब अच्छी बारिश होना मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद जरूरी हो जाता है, तभी जो है मानसूनी बारिश का कोटा पूरा हो पाएगा, क्योंकि अब जुलाई का महीना भी जो है वो लगभग आधा बीत चुका है। अब भोपाल को लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतजार था। आखिरकार अब भोपाल के लिए जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई ऐसे जिले हैं मालवा निमाड़ अंचल के, सेंट्रल मध्य प्रदेश के, महाकौशल के, विंध्य के, जहां पर अच्छी बारिश की जो संभावना है मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है, जताई गई। और इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि अलग अलग जो सिस्टम्स है वो बन रहे हैं, कम दबाव के क्षेत्र बन रहे हैं, जिसके चलते भोपाल और प्रदेश के जो अन्य इलाके हैं, अन्य जिले हैं, वहां पर अच्छी बारिश आने वाले समय में देखने को मिलेगी। आज सुबह से ही भोपाल में काले घने बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन कहीं किसी भी इलाके से अभी जोरदार बारिश की खबरें जो है वो नहीं आई हैं। हो सकता है कि आज दिन में अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिले और जो 4% की अभी कमी है एवरेज रेनफॉल में वो जल्द कवर हो और फिर इसके आगे सामान्य मानसून तो हो ही, लेकिन लोग ये जरूर उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी बारिश हो जाए, थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा बारिश भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके जो डैम से, जो तालाब है, जो वाटर बॉडीज हैं या जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो अच्छी तरीके से रिचार्ज हो जाता है। वाटर बॉडीज लबालब भर जाती है, जिसके चलते आने वाले समय में गर्मियों के सीजन तक भी पानी की जो कमी है वो नहीं होती है और लोगों को काफी हद तक राहत रहती है। सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए और अन्य उपयोग के लिए, इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए भी पर्याप्त मात्रा में जो पानी है वो मिलता रहता है। तो ये जो सिस्टम्स बन रहे हैं, हम उम्मीद यही करते हैं कि कारगर साबित होंगे और मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश होगी। अंशिका, बहुत शुक्रिया वासु, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो फिलहाल बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बहुत तेज बारिश होगी, इसलिए सावधान होने की जरूरत है। पेंड्रा की बात करेंगे, जहां गौरेला से अमरकंटक जाने वाले रास्ते से लोगों का आना जाना बंद हो गया है। पहाड़ी इलाके में भारी बारिश और तेज बहाव के चलते सड़क का हिस्सा बह गया है। ज्वालेश्वर मार्ग से अमरकंटक जाने वाले लोग अब वापस आ रहे हैं। मौसम विभाग ने जिले में येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि तेज बारिश की वजह से इसका असर सड़कों पर नजर आता है और सड़क की गुणवत्ता जब अच्छी ना हो तो बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। अब ये देखिए तस्वीर, गौरेला से अमरकंटक का रास्ता है ये, अब बारिश की वजह से सड़क ही बह गया है। एक हिस्सा सड़क का बह जाने की वजह से आवाजाही बहुत ज्यादा जो है प्रभावित हो रही है और अभी यही कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से भी इस रास्ते से यात्रा करने से बचें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली का दौरा है। सुबह भोपाल से दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा करेंगे। बता दें कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है और इस सत्र के शुरू होने के पहले आला कमान से, केंद्र नेतृत्व से मुलाकात का सिलसिला चल रहा है। चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो केंद्र नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज दिल्ली के दौरे पर हैं। सुबह वो भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। कुछ समय पहले भी वो जब आए थे दिल्ली, तब उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान से भी उनकी मुलाकात बहुत खास रही है। अब एक बार फिर से
दिल्ली का दौरा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी दिल्ली का दौरा है। आज रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी दिल्ली जाएंगे। दोनों डिप्टी सीएम रात की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और आज छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम भी दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी भी दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। बता दें कि 23 जुलाई को बजट पेश होना है, देश का बजट पेश होगा और उससे पहले जो मुलाकात का सिलसिला है बहुत अहम हो जाता है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं और तनु भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तनु वर्मा सहयोगी रायपुर से साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले वासु, मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा कितना अहम है, उद्देश्य क्या है, क्या चर्चा होगी? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सुबह जो है दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और ये दौरा उनका इसलिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में लगातार इन्वेस्टर समिट्स होनी है। पहली समिट जो है रीजनल कॉन्क्लेव जिसे नाम दिया गया है 20 तारीख को जबलपुर में होने वाली है, महाकौशल में। इस लिहाज से भी सीएम का दिल्ली दौरा जो है वो खास हो जाता है क्योंकि जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, खासतौर पर अगर उद्योगों से संबंधित विभागों की बात करें तो उनसे उनकी वहां पर मुलाकात हो सकती है और मध्य प्रदेश में आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाए, रोजगार को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, विकास की गति, विकास की रफ्तार को कैसे बढ़ाने का काम किया जाए और उसके लिए सरकार ने जो अब तक का रूट मैप बनाया है, जो प्लान बनाया है, हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट भी आया था, उसमें जो कुछ प्रावधान किए गए हैं, सभी विषयों को लेकर वहां पे विस्तृत रूप से चर्चा होगी। और जैसा कि आप जिक्र कर रही थी कि केंद्रीय बजट भी जो आने वाला है उसको लेकर भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री बातचीत कर सकते हैं क्योंकि जाहिर तौर पर जब देश का बजट तैयार होता है तो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनसे बातचीत होती है, सभी राज्यों की जरूरतों को, आवश्यकताओं को समझने की कोशिश की जाती है और फिर उसके हिसाब से जो फंड का एलोकेशन है वो कहीं ना कहीं किया जाता है। तो बजट सत्र के पहले, संसद के बजट सत्र के पहले जो मुलाकात है वो अपने आप में बेहद खास हो जाती है। और इसके अलावा केंद्र से संबंधित जो मध्य प्रदेश में लगातार कई सारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो और भी अन्य बहुत सारी जो योजना है, चाहे ट्राइबल क्षेत्र की बात करें या फिर सुरक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो उस लिहाज से भी सीएम का ये दौरा जो है वो बेहद खास माना जा रहा है। और इन तमाम बातों को लेकर आज वो विस्तृत रूप से आला कमान से और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। जी ठीक है वासु, बने रहिए। तनु भी हमारे साथ जुड़ी है। तनु, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ओपी चौधरी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है वो दिल्ली के दौरे पर हैं। क्या उद्देश्य है इस बार दिल्ली के दौरे का और कितना अहम होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट में बदलाव होने की चर्चा जो है वो चल रही है और नए चेहरे कौन होंगे इसको लेकर तमाम तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच अब सीएम साय एक बार फिर जो है दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम साय दिल्ली में केंद्र के संगठन के बड़े नेताओं से जो है वो मुलाकात करेंगे। और इस बार सीएम साय जो है अकेले दिल्ली नहीं जा रहे हैं। पिछले 3 हफ्ते की हम बात करें तो ये सीएम साय का दूसरा जो है दिल्ली दौरा है और सीएम साय के साथ में डिप्टी सीएम विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी जो है वो मौजूद रहेंगे। करीब रात में 8:30 बजे के आसपास दोनों डिप्टी सीएम जो है वो एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और शीर्ष नेताओं से सीएम साय जो है मुलाकात करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर संगठन के नेताओं को जो है जानकारी दे सकते हैं, साथ ही केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से किया जा रहा है इसका फीडबैक वो वहां पर दे सकते हैं। साथ ही कैबिनेट विस्तार को लेकर भी जो है चर्चा हो सकती है। इसके अलावा केंद्र का जब बजट पेश होगा तो इसको लेकर भी तमाम जो है चर्चा हो सकती है क्योंकि छत्तीसगढ़ से वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी जो है दिल्ली दौरे पर हैं। तो इस तरह के तमाम जो जानकारी है वो फिलहाल सामने आ रही है कि इन तमाम मुद्दों पर केंद्र के नेताओं से जो है छत्तीसगढ़ को तो लेकर है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन वासु मध्य प्रदेश के लिए भी क्या कुछ ऐसी चर्चा होगी कमलेश शाह को लेकर? क्योंकि इससे पहले रामनिवास रावत को कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया, लेकिन कमलेश शाह पर अभी मामला टिका हुआ था ताकि उपचुनाव हो जाए, रिजल्ट्स आ जाए, उसके बाद कुछ विचार किया जाए। तो क्या आज उस पर भी चर्चा संभव है?
अब बिल्कुल देखिए, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक हफ्ते पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। रामनिवास रावत को मंत्री पद की कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई और अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में जल्द ही मध्य प्रदेश में 2 और सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भी हो जाएगा। बुधनी और विजयपुर सीट जो जहां पर इस्तीफे जो है वो हो चुके हैं और इस्तीफे स्वीकार भी हो गए हैं। अब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करे उससे पहले बीजेपी भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। उपचुनाव के लिहाज से भी ये दौरा बेहद खास है और कमलेश शाह जो चुनाव जीत कर आए हैं, तो क्या बीजेपी में आने के बाद जो उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता है उसका इनाम उन्हें मिलेगा? क्या उन्हें कैबिनेट में यानी अभी अटकलों का बाजार गर्म है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कितना अहम होने वाला है आज का दौरा, और दौरे के बाद ही पता चलेगा कि किन मुद्दों पर बात हुई है केंद्र नेतृत्व से दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। पेंड्रा की बात करेंगे, जहां बेटे ने मां की हत्या कर दी। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर उसने मां की ही हत्या कर दी। पीट पीट कर मां की हत्या की है और हत्या का आरोपी बेटा 1 घंटे में ही गिरफ्तार भी हो गया। कलयुगी बेटा जिसने मां की हत्या कर दी, शराब के लिए पैसे नहीं दिया मां ने, और इसी बात पर गुस्सा होकर आक्रोश में आकर उसने मां को पीटा और इतना ज्यादा पीटा कि मां की हत्या ही कर दी। और अब खबर बिलासपुर की है, जहां धान खरीदी केंद्र में करोड़ों के हेराफेरी का मामला सामने आया। धान खरीदी केंद्र में 1 करोड़ 53 लाख रुपए की गड़बड़ी हुई है। खरीदी प्रभारी और ऑपरेटर के खिलाफ एफआईआर के निर्देश जारी किए गए हैं। खरीदी केंद्र में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। जांच में 4,950 क्विंटल धान में गड़बड़ी मिली थी और धान खरीदी केंद्र में हेराफेरी को लेकर अब संज्ञान लिया गया है। 1 करोड़ 53 लाख रुपए की गड़बड़ी का पूरा मामला है। तो धान खरीदी केंद्र में 1 करोड़ से भी ज्यादा का गबन और इस मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिलासपुर से यह मामला, धान खरीदी में करोड़ों की हेराफेरी की गई है और साथ ही आपको बता दें कि 1 करोड़ 53 लाख रुपए की गड़बड़ी बताई जा रही है। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, गड़बड़ी का ये पूरा मामला क्या है, कैसे की गई, कैसे खुलासा हुआ? देखिए, ये पूरी जो घटना है मस्तूरी ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र गोंडाडीह का मामला है। यहाँ धान खरीदी केंद्र प्रभारी जो है प्रकाश लहरे और उसका जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है योगेश, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। क्योंकि जिस समय धान खरीदी की जा रही थी उसमें लगातार इनके खिलाफ गड़बड़ी की शिकायत जो है वो मिल रही थी और यही वजह है कि विभाग जो है इस मामले की पूरी जांच कर रही थी। संयुक्त जांच टीम में ये निकलकर सामने आया कि 49,000 लगभग 4,950 क्विंटल जो धान की गड़बड़ी है वो इन केंद्रों में मिली थी। जांच में दोषी पाए जाने के बाद कलेक्टर रवनीश शरण ने इन पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। क्योंकि ये लगातार देखा जा रहा है प्रदेश में कि जहां जहां भी धान में खरीदी में गड़बड़ी की गई है वहां पर लगातार जो प्रशासन है वो एक्शन ले रहा है। इसी कड़ी में मस्तूरी ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र गोंडाडीह का भी एक मामला था जिसमें कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया है, एफआईआर दर्ज निर्देश दिए हैं। जी ठीक है उमेश, लेकिन सवाल ये कि इस तरह के खरीदी केंद्र में क्या कोई सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे या फिर यहाँ पर किसी की नजर नहीं थी? देखिए, धान खरीदी केंद्रों बड़ी जो होता है वो धान के तौल पर होता है और जब किसान धान लेकर वहां पर पहुंचता है तो 1.5 से 2 किलो के जो धान की तौल की जाती है उसमें लगातार गड़बड़ी की जाती है। इसके अलावा जो धान समिति केंद्रों में रखी जाती है स्टॉक में, वहां पर ये देखा जाता है कि धान को सूखता बताकर वहां से धान की बोरियां कम कर दी जाती है या फिर ये बता दिया जाता है कि जो धान है उसको चूहे खा गए। इस तरीके से धान में लगातार गड़बड़ी की बिल्कुल इस तरह के बहाने जो हैं बनाकर जो ऑपरेटर्स और प्रभारी होते हैं वो गबन करते हैं। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की।
और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से, एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल।